अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है। आज हम मौजूद हैं क्लाइमेट चेंज के एक ऐसे नाजुक मसले पर बात करने के लिए जो हम सबको मुतासिर करता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है दुनिया पर लॉन्ग टर्म में देखे गए आम पैटर्न्स में चेंजिंग है और इसका असल सबब ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स, नेचुरल गैस, कोल ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल, जंगलात की कटाई में इजाफा और सनती अमल है जो माहौल में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ती है। ग्रीन हाउस गैस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरीन वाली गैसेस शामिल हैं जो अर्थ एटमॉस्फेयर की हीट को ट्रैप्ड करती है और ये ट्रैप्ड हीट ज़मीन पर गर्मी का सबब बनती है। क्लाइमेट चेंज एक आलमी रुझान है जो हमारी ज़मीन और आने वाली नस्लों के लिए ख़तरात का बाइस है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बड़े पैमाने पर नापेद होने का अमल जारी है। हमने हर मिनट में 30 फुटबॉल फील्ड के बराबर मालियत के एक्सटेंशन जंगलात को तबाह कर दिया है। तरक्की के बावजूद हम दुनिया भर में 20 साल पहले के मुकाबले में 80% ज़्यादा कोयला चाहते हैं, लेकिन अब भी हमें इस मसले का सामना है। अब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे और कब शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज का आगाज़ 1860 की दहाई में शुरू होने वाले सनती तरीक़ों के उरूज से हुआ। 1950 की दहाई में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जा रहा है और अब तक रुका नहीं। मुख्तलिफ समंदरों की सतह पर टेम्परेचर की मेजरमेंट के बाद साइंटिस्ट का कहना है कि क्लाइमेट चेंज में 95% रीज़न ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिकदार में फॉसिल्स फ्यूल्स जलाते हैं जिसमें कोयला और ऑयल है, ताकि लाइट्स जल सकें, फैक्ट्रीज चल सकें, गाड़ियाँ चल सकें और हमारी ज़िंदगी की आमदोरफ्त रह सके। और इसकी दूसरी वजह आबादी में इजाफा भी है, जो 1950 से लेकर अब तक 3 गुना बढ़ गई है। क्लाइमेट चेंज 2024 और उसके बाद मज़ीद ख़राब होता दिखाई दे रहा है। 2022 और 2026 के दरमियान का एक साल रिकॉर्ड पर गर्म तरीन साल होने का 93% इम्कान रखता है, जो 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ता है। इससे कबल की पेशन गोई के 2022 से 2026 की मुद्दत के लिए दुनिया भर में औसतन दर्जे हरारत 2017 से 2021 के पिछले 5 साला अरसे से ज़्यादा होने की तवक्को है। 2024 में क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे मायूस कुन पेशन गोई ये है कि तकरीबन 50% इम्कान है कि अगले 5 सालों में 2022 से 2026 तक औसतन आलमी दर्जे हरारत में 1.5 से ज़्यादा इजाफा होगा। 2023 में मौसमियाती तब्दीली के कई ख़तरनाक नताइज सामने आए, जिनमें कनाडा के जंगलात की आग भी शामिल है, जिसका धुआं अमेरिका से पेरिस तक पहुंच गया था। अगर हम हवा में ग्रीन हाउस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार छोड़ते रहे तो क्लाइमेट चेंज बदतरीन होता जाएगा। लोगों को माहौल पर उनके इक़दामात के असरात को समझने और पायदार तरीक़ों की हौसला अफजाई करने के ज़रिए क्लाइमेट चेंज से निमटने में तालीम एक अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर स्कूलों में तलबा क्लाइमेट चेंज की वजूहात के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल जलाना, जंगलात की कटाई, और वो ये भी दरियाफ्त कर सकते हैं कि किस तरह आसान इक़दामात जैसे तवानाई के मौसर आलात का इस्तेमाल या दरख्त लगाकर पॉजिटिव डिफरेंस लाया जा सकता है। इन तसव्वुरात को समझने से अफराद ज़्यादा बाखबर हो जाते हैं और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लाइमेट चेंज को कम करने में अपना हिस्सा डालने के लिए बेहतर तरीके से लेस होते हैं। तालीम लोगों को ऐसे इंतखाब करने का इख्तियार देती है जो कराए अरज़ को फ़ायदा पहुंचाती है और हर एक के लिए एक सेहतमंद मुस्तक़बिल बनाती है। ग्लोबल टेम्परेचर में इजाफे को महदूद करने और मौसमियाती लचक को फ़रोग़ देने के बहुत से मुआहिदों के ज़रिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, नेट ज़ीरो इमिशन, COP 26, 27, 28 और 29 है। क्लाइमेट चेंज पर अक़वाम मुत्तहिदा का फ्रेमवर्क कन्वेंशन, पेरिस एग्रीमेंट और एक्शन फॉर क्लाइमेट एजेंडा गवर्नमेंट से मुतालबा करता है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स और बड़े ग्रुप्स को क्लाइमेट चेंज से मुतालिक पॉलिसीज़ और इक़दामात के बारे में तालीम से बाइख्तियार और मशगूल करें। कोप यानी कॉन्फ्रेंसेस ऑफ पार्टीज़ का मतलब ये एक ईयरली गैदरिंग है जहां दुनिया भर के तमाम लीडर्स आते हैं और डिस्कस करते हैं क्लाइमेट चेंज के मोस्ट रिलेटेड इश्यूज़ को और ग्लोबल लेवल पर उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और दूसरे माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर स्ट्रेटजीज़ पर गौर करते हैं।
पहली कोप 26 2021 में ग्लासगो में हुई, दूसरी कोप 27 2022 मिस्र में हुई, तीसरी कोप 28 2023 चिली में हुई और चौथी कोप 29 आने वाले साल में आज़रबाईजान में की जाएगी। पेरिस एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जो 2015 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ। इसका मकसद आलम भर के मुल्कों को मिलकर क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करना और दुनिया भर में गर्म हवा को महदूद करना था। इस एग्रीमेंट के 3 अहम मकासद हैं। नंबर 1, दुनिया भर में दर्जे हरारत को सनती आगाज़ से पहले के मयारात से ज़्यादा 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक महदूद रखना है। नंबर 2, मुमकिन सर्द तरीन हद तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की हद में रहना है। नंबर 3, मुल्कों को गर्म हवा गैसों की निकासी में मदद करने और मुस्तकबिल की क्लाइमेट चेंज के लिए इक़दाम करने का अहद करना है। अब बात करते हैं कि एजुकेशन स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए क्लाइमेट चेंज में किस तरह एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ला सकते हैं। स्कूलों में इको क्लब कायम करना तलबा को क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाह करने का एक मौसर तरीका है। ये क्लब दरख्त लगाने, फसला कम करने की मुहिम और तवानाई की बचत के मंसूबे, इमारतों और बुनियादी ढांचे को खड़ा करना जो महफूज और ज़्यादा पायदार हों, जंगलात को दोबारा लगाना और तबाहशुदा माहौलियाती निज़ाम को बहाल करना, फसलों को मतनू बनाना ताकि वो बदलती हुई आबो हवा के साथ बेहतर तौर पर मुवाफ़क़त कर सकें, कुदरती आफात को रोकने और उनका इंतज़ाम करने के लिए जदीद हल तलाश करना और तैयार करना। इस तरह की सरगर्मियाँ तरतीब दे सकते हैं। तलबा को इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ में बराह रास्त शामिल करके वो न सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में सीखते हैं बल्कि माहौल पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालने के लिए ज़रूरी जिम्मेदारी और अमली महारतों का एहसास भी पैदा कर सकते हैं। बदलती हुई आबो हवा की वजह से सोसाइटी और इकोसिस्टम वसी पैमाने पर मुतासिर होते हैं। मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज के असरात में बारिश के अंदाज में तब्दीली, नेज़ नदी के बहाव के वक्त और हजम में तब्दीली, पानी की फराहमी, पानी के मयार और पिन बिजली की पैदावार को मुतासिर कर सकती है। ज़राई पैदावार पर असरात, इंसानी सेहत पर असरात जैसे मौसमियाती तब्दीलियों में हवा और पानी के मयार का बिगाड़, मखसूस बीमारियों के फैलाव, जंगलात जैसे माहौलियाती निज़ाम में तब्दीली और यहाँ तक कि हमारे तवानाई के ज़राए में रुकावटें भी शामिल हो सकती हैं। माहौलियाती निज़ाम में तब्दीलियाँ मुताबिक पौधों और जानवरों की अनवा की जोग्राफियाई तकसीम के साथ साथ उनकी ज़िंदगी के चक्कर के वाक़यात के वक्त पर असरअंदाज होती है। गर्मी की लहरें, खुश्क साली जिसकी वजह से फसल की नाकामी और खुराक की कमी हो सकती है। दूसरे इलाकों में बारिश में इजाफा हो सकता है जिससे मिट्टी का कटाव और आबी आलूदगी हो सकती है और सैलाब के बढ़ते वाक़यात और शिद्दत इमलाक को ज़्यादा नुकसान भी पहुंच सकता है। इन वाक़यात के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े पैमाने पर तबाही, कम्युनिटीज़ की नकल मकानी और जानी नुकसान भी हो सकता है। हमारे सैयारे के समुंदरों और ग्लेशियर्स में भी तब्दीली आई है। समुंदर गर्म और तेज़ाबी हो रहे हैं, बर्फ़ के ढक्कन पिघल रहे हैं और सतह समुंदर बढ़ रही है। अब बात करते हैं समा के सीनियर रिपोर्टर सैयद खुर्शीद आलम से कि किसी भी मुल्क के लिए एक एनवायरनमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इससे मुल्क की इकॉनमी इफ़ेक्ट होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, माहौलियात का ताल्लुक़ बिल्कुल इससे बनता है और अगर हम अपने दीन का भी मुताला करें तो हमें बताया जाता है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए मुख्तलिफ़ हिदायत हैं कुरान में, हदीस में। हत्ता कि हम देखते हैं कि दरख्तों को काटने से, झाड़ियों को काटने से भी मना किया गया है। अच्छा, जो ताल्लुक़ है इस बात का, कुरान में भी है कि खुश्की और तरी पर तबाही फैल गई इंसान के अपने हाथ की कमाई से। तो अच्छा माहौल अच्छी मईशत को भी जनरेट करता है और सबसे अहम बात यह भी है कि माहौल जितना अच्छा होगा, लोगों की सेहत अच्छी होगी, लोगों की सेहत अच्छी होगी तो बहुत सारी वो रकम, वो सरमाया जो हम अद्वियात पे और इस पर खर्च करते हैं वो बचेगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में माहौलियात के हवाले से कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन वो मौसर नहीं है, उन पर अमल दरामद नहीं होता, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि कराची से लेकर कश्मीर तक और अगर हम नीचे से जायज़ा लें बहरा अरब से आगे गिलगित तक, तो हम देखते हैं कि माहौलियात में बहुत सारा फ़र्क वाक़ हुआ है गुज़िश्ता 15 से 20-30 बरसों के दौरान। तो इन्वायरमेंट जो बदल रहा है उसके नतीजे में हम देखते हैं कि मौसम की शिद्दत में एक इजाफा होता नज़र आ रहा है। सर्दी बहुत होने लगती है, गर्मी की शिद्दत बेख्तियार होती है कि उसमें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और ख़ुद साहिली शहरों में ये एक तवाज़ुन पाया जाता था कि वहाँ पर गर्मी कम होगी, सर्दी कम होगी, लेकिन अब कराची जैसे शहर में भी मौसम बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हमें दिखाई देता है। और माहिरीन माहौलियात और जो महकमा मौसमियात के माहिरीन हैं उनका भी यही कहना है कि माहौलियात
ماحولیات کی آلودگی کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے، درختوں کے کٹنے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے۔ تو بہرحال اس کا تعلق معیشت سے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو موسم کی تبدیلی ہے، ماحولیات کی تبدیلی ہے، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب، بے وقت کی بارشیں، برف باری اور اس طرح کے جو فینومینا ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے یہ ماحولیات کی جو آلودگی ہے، اس کے جو ماحولیات کی جو خرابی کے جو مسائل ہیں، وہ یقیناً حکومتوں پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کو اس کی بہتری کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، اور ہماری جیسی معیشت جو پہلے ہی قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے اس کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بنیادی ذمہ داری یہ ریاست اور حکومت وقت کی ہے کہ وہ اس جانب توجہ دے، اور جو ماحولیاتی قوانین موجود ہیں ان پر کم از کم فوری طور پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کی جائے۔ جی، ایجوکیشن فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے اس بارے میں سیکھنا کہ زمین کی دیکھ بھال کیسے کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم ابھی اور مستقبل میں اچھی زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پر اسکول میں آپ ری سائیکلنگ، توانائی کی بچت اور فطرت کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسے منصوبے کر سکتے ہیں جو آپ کی کمیونٹی کو صاف ستھرا اور صحت مند بننے میں مدد دیتے ہیں، جیسے درخت لگانا یا فضلہ کم کرنا۔ ESD آپ کو سکھاتا ہے کہ ماحول اور لوگوں کے لیے اچھے انتخاب کیسے کیے جائیں تاکہ ہماری دنیا خوش اور صحت مند رہ سکے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کلین گرین پاکستان کے نام سے ایک اقدام کا آغاز 2019 میں کیا گیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد پاکستان کے شہری اور اسکول کالجز کے طلبہ کے درمیان صفائی اور ہریالی کے مقابلے کا انعقاد تھا، تاکہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل اور پروٹیکٹ ماحول کو یقینی بنانے کے لیے عوامی رویے میں تبدیلی لانا ہے۔ اس کیمپین کا مقصد پلاسٹک پر پابندی، کوڑا کرکٹ نہ پھینکنا اور پانی کی حفاظت ہے۔ آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ 2024 اور آنے والے وقتوں میں دنیا کے بہترین انوائرمنٹ کے لیے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کر کلائمیٹ چینج ایجوکیشن کو فارمل کریکولم میں شامل کریں۔ اساتذہ کے لیے ٹریننگ پروگرام کا آغاز کریں تاکہ وہ آسان طریقوں سے تعلیم دے سکیں۔ ٹیکنالوجی یعنی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور ویبینارز کے ذریعے انوائرمنٹل ایجوکیشن کی آگاہی دیں تاکہ آنے والی نسلوں کا مستقبل سنوار سکیں۔